अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, इस बार जो आपका पेपर आएगा वो थोड़ा कंसेप्चुअल आएगा, मतलब एसएलओ मींस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। आपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ना कि इस पे रट्टा लगाना है। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको वो खान साहब की बात तो याद है ना कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने दूसरा ये करना है कि मेरे चैनल पे विजिट करना है। वहां चैप्टर नंबर 1 के पहले टॉपिक से लेके चैप्टर नंबर 8 के लास्ट टॉपिक तक मैंने सब कुछ A to Z केमिस्ट्री की हुई है क्लास 9 की। और हर चैप्टर के लिए फिर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज आपको चैप्टर नंबर 3 के किसी टॉपिक में मसला है, तो आपने करना है कि आपने प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के प्लेलिस्ट में चले जाना है। चैप्टर नंबर 3 के प्लेलिस्ट में जब आप चले जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 की सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। फिर आपने सिर्फ ये करना है कि आपने वो वीडियो खोल के देखनी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस सिर्फ आपने ये करना है। और हाँ, इसके बावजूद भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम इतने अच्छे लोग हैं, आपकी इतनी खिदमत करते हैं और आप हो कि बस सब्सक्राइब भी नहीं करते। बड़ा अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। देखिए, आप बुक उठा के देख लें, बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के शुरू पेज, फर्स्ट पेज, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मतलब एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पर मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। सिर्फ आपने इस वीडियो में मैं आपको अहम टॉपिक्स, अहम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा और इसके एग्जांपल्स दूंगा। जो मेन 4 ब्रांचेस जो यहाँ पे इसकी स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में मेनली अवेलेबल है वो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। ये पेपर के लिहाज से भी अहम है और ए से भी अहम है, सही है। तो इसको आप समझने की कोशिश करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टूडेंट को अगर आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेना भी नहीं चाहते, अगर आप केमिस्ट्री भी आगे नहीं लेना चाहते, तो आप बेसिकली ये 4 ब्रांचेस को आप समझने की कोशिश करो कि इस 4 ब्रांचेस में है क्या। सो द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, सो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. The branch of chemistry in which we study hydrocarbon and their derivative is called organic chemistry. अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कार्बन मौजूद होगा, सही है। एग्जांपल अगर इसकी मैं आपको दूं, CH4 अल्केन, इसी तरह अल्कीन C2H4, अल्काइन C2H2। सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के एग्जांपल हमारे पास हो गई, हाइड्रोकार्बन्स में ये आते हैं। और इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब अल्कोहल हो गया ROH, ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है, सही है। फॉर एग्जांपल CH3OH, C2H5OH, ये हमारे पास अल्कोहल होगा। इसी तरह ईथर ROR, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इसके कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सब इसके डेरिवेटिव्स हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास यूज होती है मेडिसिन वगैरह में, जो हम पेट्रोलियम, मतलब ये जो हम गाड़ियों में तेल वगैरह यूज करते हैं, घर में नेचुरल गैस यूज करते हैं, वो सब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बदौलत है। कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, सही है। अच्छा,
अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम तमाम कंपाउंड स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी ऑल compounds except hydrocarbons and their derivatives। मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, वो हमारे पास इंक्लूड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी अगर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो हमारे पास वाटर हो गया, वाटर H2O, इसमें कार्बन नहीं है, अमोनिया NH3, इसी तरह जो गोल्ड है इसकी स्टडी हम कहां पे करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक हमारे केमिस्ट्री हमारे पास इसके भी काफी यूज है। जो हमारे पास ये बैटरीज में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, सोलर बैटरीज हो गई, ये जो और बैटरीज हम यूज करते हैं, इसमें जो एडवांसमेंट आती है वो हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बदौलत। और जो सीमेंट्स वगैरह में हम यूज करते हैं उसमें भी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व है। सो हमारे पास घर की सोलर बैटरीज हो गई, बाहर के सीमेंट हो गया, ये जो हम घरों में यूज करते हैं वो सीमेंट, वो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही बदौलत है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिस तरह नाम देख ले, नाम से ज्यादा जाहिर है एनालिटिकल, मतलब इसमें हम एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो it is that branch of chemistry in which we study qualitative and quantitative analysis of matter। We study qualitative and quantitative analysis of matter। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर करते हैं। बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस वी मीन हम मैटर की क्वालिटी चेक करते हैं कि ये मेटल किस चीज से बना है। इस मार्कर की क्वालिटी अगर मैं चेक करूं तो ये मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके अंदर जो है वो स्पंज है, उसमें हम इंक डालते हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, क्वालिटेटिव स्टडी हो गई इसकी। अच्छा, इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी हमारे पास ये होगी कि हमारे पास कितने ज्यादा मार्कर हैं, या हमारे पास कितने स्टॉक में, कितनी मिकदार में हमारे पास ये मार्कर मौजूद है। इस क्वांटिटी की जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं वो हमारे पास इंक्लूड होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये हमारे पास बेसिकली यूज होता है एनवायरनमेंट का जायजा लेने में। इट इज यूज इन मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट। ये हमारे पास यूज होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये हमारे पास यूज होती है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब कहीं पे कत्ल हो गया, CID, वहां पे जो काम करने वाले होते हैं कि ये किसकी काल है, ये किसका बाल है, ये जब हम स्टडी करते हैं तो ये हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो स्टडी होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बदौलत होती है। आई होप आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की समझ आ गई होगी। विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री वी आइडेंटिफाई पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट एंड एनालाइजिंग ड्रग्स प्योरिटी। मतलब वी एनालाइज ड्रग्स प्योरिटी। एक ड्रग हमारे पास कितना % प्योर है, एंड pollution in water।
मतलब ये पानी कितना गंदा है कितना साफ है, इसकी जब हम एनालिसिस करते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते हैं वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसी तरह ये इन्वायरमेंट में कितना % पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सा पोल्यूटेंट मौजूद है, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जो फोर्थ मेन ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अलोंग विद द केमिकल चेंजेस अकरिंग इन देम। इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन फिजिकल properties of substance along with the chemical changes occurring and then। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमें मेनली इंफॉर्मेशन देती है रेट ऑफ रिएक्शन कि किस तरह एक रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड के साथ एक रिएक्शन हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है एनर्जी चेंज के बारे में कि एनर्जी किस तरह चेंज होती है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में कि एक मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव कर रहा है। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस along with their chemical changes occurring in them। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है और एनर्जी किस तरह चेंज हो रही है और मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव कर रहा है, ये सब हमें पता चलता है फिजिकल केमिस्ट्री में। सही है। ये हमें मतलब इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि एक कैटलिस्ट किस तरह वर्क करता है। ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट अमंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हमें कहा गया है कि आप हमें डिफरेंस बताओ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के दरमियान। सो देखिए, आप हर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के दरमियान तो मैं आपको डिफरेंस नहीं बता सकता, लेकिन जो मेनली आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जो आपका मेन डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरमियान वो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, एक तरफ हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी तरफ हो गई हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स, मतलब इससे जो डिराइव हुए हैं, इसकी स्टडी को हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन, मतलब all compounds except hydrocarbon and their derivatives। इसमें हम तमाम कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। वी स्टडी मोस्टली जो हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो क्या है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। यही के दरमियान क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली और मोस्टली हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स
की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, Na प्लस और Cl माइनस के दरमियान जो चार्ज है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो हमारे पास जो कंपाउंड है ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। सो वी स्टडी मेनली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी स्टडी मेनली आयोनिक कंपाउंड्स। हम इसमें मेनली जो स्टडी करते हैं आयोनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कोवैलेंट कंपाउंड्स स्टडी करते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें जो हम मेनली स्टडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन चीज हम मेनली स्टडी करते हैं वो है फैट्स, ऑयल्स वगैरह। फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, शुगर हो गया। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं वो मेनली हम स्टडी करते हैं साल्ट, मिनरल्स, इन चीजों को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली स्टडी करते हैं। क्रिस्टल्स, अगर इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको एग्जांपल दूं तो अल्केन CH4, अल्कोहल ROH, इसी तरह ईथर ROR, इसी तरह अल्किन अल्काइन की जो भी एग्जांपल दे दें आप वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास तमाम वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, मेनली कार्बन उनमें ना हो, H2O हो गया हमारे पास, NH3 हो गया। सो इस तरह की कंपाउंड की स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें कहा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस। आप मैटर और सब्सटेंस के दरमियान आप हमें डिफरेंस बता दो। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, एक तरफ लिख लेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लें कि ये मैटर है क्या। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, इज कॉल्ड मैटर। फिर मैटर को क्लासिफाई किया गया है सब्सटेंस और मिक्सचर में। फिर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं, जबकि ये में हमारे पास होमोजीनियस एंड heterogeneous mixture आते हैं। So we can say that matter is anything which occupies space and have mass। आपको तो ये पता है, लेकिन सब्सटेंस जो है वो फिर एक स्पेसिफिक टाइप है मैटर की, सही है। अब हमें कहा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस। सो हमने मैटर और सब्सटेंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो करना है। एक तरफ हम लिख लेंगे क्या कहते हैं मैटर और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे substance. So the main difference between matter and substance is their definition. कि substance की definition क्या है और matter की definition क्या है। So anything which occupies space, anything which occupies space and have mass is called matter. मैटर तमाम उन चीज को कहते हैं जो हमारे पास जगह घेरती है और जिसका एक खास मास होता है। जबकि सब्सटेंस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैटर। The substance is a specific type of matter that has uniform properties throughout. Substance हमारे पास एक ऐसा specific type of matter, a substance, a specific type of matter जो that has uniform composition throughout। मतलब एक सब्सटेंस की हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। एक सब्सटेंस एक ही तरह की चीजों से बना होगा, एलिमेंट एक ही तरह की चीजों से बने होंगे, जबकि कंपाउंड्स एक ही सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे। सो जो हमारे पास जो सब्सटेंस है इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैटर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी
कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट। हम मैटर जो है इट इज बेसिकली अ ब्रॉड टर्म, ब्रॉड टर्म, जबकि जो हमारे पास ये जो सब्सटेंस है ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म है। मैटर हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है जबकि सब्सटेंस हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म है। जो सब्सटेंस जो मैटर है वो हमारे पास क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। क्लासिफाइड into pure substance and mixture। जबकि सब्सटेंस जो है वो हमारे पास क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो मैटर होता है हमारे पास इसे हम फिजिकल मेथड से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। For example, mixture. So we can say that matter can be separated by physical methods. For example, जो मिक्सचर सब्सटेंस की जो मिक्सचर वाली एग्जांपल है इसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट मैटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जबकि जो सब्सटेंस है इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, जो सब्सटेंस है वो हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसकी एग्जांपल मैटर की एग्जांपल मैं आपको दूं तो एयर हो गया, रॉक हो गए, एयर, रॉक, जो हम पीपल लोग हैं हम भी मैटर की ही एग्जांपल है। जबकि सब्सटेंस की एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, डायमंड, जो डायमंड हो गया हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, हमारे पास एयर में ऑक्सीजन हो गया। ये क्या है? ये हमारे पास सब्सटेंसेस है, एक ही तरह के मैटर, एक ही तरह की कंपोजिशन है इनकी। हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंबाइन हुए हैं, हमारे पास सब्सटेंस बनाते हैं। जबकि हमारे पास जो मैटर है ये हमारे पास एक मिक्सचर होता है। एयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हर तरह के गैसेस होते हैं। लोगों में भी हमारे पास हर तरह के लोग होते हैं, रॉक्स में भी हमारे पास हर तरह के रॉक्स होते हैं। सही है, जबकि सब्सटेंसेस में हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, उसकी स्टडी करते हैं। सो आई होप आपको मैटर और सब्सटेंस के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन आयन, मॉलिक्यूलर आयन, फार्मूला यूनिट एंड फ्री रेडिकल। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप हमें आयन की डिफिनीशन बताओ। आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? डिफाइन आयन कहा गया, डिफाइन आयन, मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? अच्छा, आयन हो गया। मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं? फार्मूला यूनिट किसे कहते हैं? फार्मूला यूनिट किसे कहते हैं? और फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? तो देखिए, आयंस हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं which is formed when atom lose or gain electrons, species which is formed when atom lose or gain
इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो ये हमारे पास क्या है, आयंस। ये ऐसे स्पीशीज हैं जो हमारे पास बन गए किसी एटम इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस की वजह से। सो द स्पीशीज इज फॉर्म्ड बाय व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन की जब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन में मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं। आयन में हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन कैन बी डिफाइंड एज स्पीशी, molecular species which is formed species which is formed when molecule lose or gain इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास ऐसी स्पीशीज होते हैं जो हमारे पास बनते हैं जब हमारे पास मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है या गेन कर लेता है। एग्जांपल है हमारे पास CH3 प्लस CO3-2। ये हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर लिए हैं और इन पर चार्ज आ गया है। सो अ मॉलिक्यूलर आयन इज अ स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या है? फार्मूला यूनिट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट repeating unit of a ionic compound which shows simple whole number ratio between देखिए फार्मूला यूनिट हमारे पास वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है आयोनिक कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम, हमारे पास साल्ट एक कंपाउंड है, इसका जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। हमारे पास मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास साल्ट बनाते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। सो फार्मूला यूनिट हमारे पास स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। अब सोडियम क्लोराइड बार बार रिपीट होता जाएगा, बहुत सारे सोडियम क्लोराइड मिलकर हमारे पास क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट बना लेंगे। सो और साल्ट हमारे पास क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। So the smallest repeating unit of ionic compound that shows simplest whole number ratio between them। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो simplest whole number ratio है वो 1:1 है। इससे ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। So the formula unit हमारे पास बेसिकली जो यूज होता है वो यूज होता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। So formula unit is the smallest repeating unit of ionic compound which shows simplest whole number ratio between them। फ्री रेडिकल हमारे पास ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। स्पीशी मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। स्पीशी दैट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे पास ऐसी स्पीशीज होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में। फॉर एग्जांपल Cl के वैलेंस शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 हो गए। अब इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन में है ये होता है अनपेयर्ड, इसके साथ कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, और ये क्या है, ये अनपेयर्ड है। सही है। सो Cl
इसको हम इस तरह शो करते हैं फ्री रेडिकल को। सो हमारे पास ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फ्री रेडिकल भी हो गए, फार्मूला भी, इसको आपने सिर्फ याद करना है, सही है। डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की डिफिनेशन बता दो। तो देखिए, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन मौजूद है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। सोडियम के न्यूक्लियस में हमारे पास 11 प्रोटॉन मौजूद है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 11। सो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब आते हैं इसकी सेकंड क्या है? एटॉमिक मास की तरफ। एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron inside the nucleus. It is the number of proton plus neutron in the nucleus is called atomic number. अच्छा, किस तरह? देखिए, इसके वैलेंस, इसकी सोडियम के जो पास है वो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास बनता है वो बनता है 23। So, it is the number of proton and neutron present in nucleus is called atomic mass. हम किसी न्यूक्लियस के, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं उसको हम सम करते हैं और उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, जो लास्ट टर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इसको आपने समझने की कोशिश करनी होगी क्योंकि आप रिलेटिव एटॉमिक मास में इसे बार बार पढ़ोगे और ये काफी अहम क्वेश्चन भी है आपसे। इससे इस पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली पेपर के लिहाज से भी अहम है और कॉन्सेप्चुअली भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इसकी डिफिनीशन करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन का जो टोटल मास है उसके 12वां हिस्सा है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सही है, हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए। देखिए, लेट सपोज ये एक कार्बन है, सही है, 1 2 3, इसमें कितने पोर्शन बन गए? 1 2 3 4। अच्छा, 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हमने 12 बराबर हिस्सों में कार्बन को तकसीम कर लिया। अच्छा, अब इसका जो ये वाला एक हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कार्बन के ये 12 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। सो इसका जो ये एक हिस्सा है इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सो इट इज बेसिकली क्या है? द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन का जो 12वां हिस्सा है
इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया मैंने आपको। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिफरेंशिएट अमंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमें कहा गया है कि आप हमें डिफरेंशिएट करके दो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। देखिए इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, सो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ identical atoms and cannot be broken down into further simple substances। ये हो गई एलिमेंट की डिफिनीशन। कंपाउंड की अगर हम डिफिनीशन करें, इट इज मेड अप ऑफ two or more elements combined together in fixed ratio। देखिए डिफिनीशन को मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको फिर इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, जो मिक्सचर होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी रेशो। देखिए एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिकल एटम से बना होता है। H2O2 ये क्या हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है, एलिमेंट की। H2 एलिमेंट हमारे पास किस चीज से बना होता है, आइडेंटिकल एटम से, हाइड्रोजन से। सही है, is made up of identical atoms, it cannot be broken down into further simple substances। हाइड्रोजन को अगर हम further simple substances में डिवाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। So element is made up of identical atoms and cannot be broken down into further simple substances। In such way कंपाउंड की एग्जांपल हमारे पास क्या है, NaCl। सही है, इसी तरह H2O ये हमारे पास किस चीज की एग्जांपल्स है, कंपाउंड्स की। इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। NaCl हमारे पास 2 एलिमेंट से बना है, एक हमारे पास सोडियम है, एक क्लोरीन है। इसी तरह H2O भी हमारे पास 2 एलिमेंट से बना है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। सो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। अच्छा, H2SO4 इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है। सो a compound is made up of 2 or more elements combined together in a fixed ratio। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ 2:1 में कंबाइन होगा तो ही हमारे पास वाटर बनेगा। सोडियम अगर क्लोरीन के साथ 1:1 में कंबाइन होगा तो भी हमारे पास साल्ट बनेगा। सो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more elements combined together in a fixed ratio। अच्छा, मिक्सचर की अगर हम बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 or more substances। इट इज मेड अप ऑफ 2 or more substances mixed in any ratio। एग्जांपल में इसकी देता हूं आपको, चाक और मड और क्ले इन वाटर। हम चाक को, मड को, क्ले को, इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर। अब हम कितने भी ही रेशो में वाटर और मड को मिला सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसकी जो इनका जो मेन डिफरेंस है वो इनकी डिफिनीशन है। इससे आपको इनके मेन डिफरेंसेस का अंदाजा हो गया। अब आते हैं इसके एग्जिस्टेंस की तरफ के एग्जिस्टेंस में इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए हम अगर कहेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके हमारे पास एक हाइड्रोजन एलिमेंट बना रही है। बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मिलके हमारे पास कंबाइन हो गए और हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट बन गया। अब वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हमारे पास 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। सो बेसिकली एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन। इनको हमारे पास इनके साथ हम एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए ये नहीं कह सकते कि इन्होंने इतने रेशो में कंबाइन होना है। सो वी कैन से दैट एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन। हाउएवर कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन होंगे डेफिनेट रेशो में। मतलब जब हमारे पास वाटर बनेगा तो हमारे पास
2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। इसी तरह जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन 1:1 में कंबाइन होंगे। सो जब हमारे पास कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, so it will exist when elements combine in a fixed ratio. However, जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में एलिमेंट हमारे पास डेफिनेट रेशो में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारे पास कंबाइन नहीं होते। हम कितना भी मड वाटर में डाल सकते हैं, हम कितना भी चाक वाटर में डाल सकते हैं, हमारे पास मिक्सचर ही बनेगा। सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके एग्जिस्टेंस के लिए हमें सिरे से डेफिनेट प्रोपोर्शन की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए एक दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को एक खास डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होना होगा। इसी तरह मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एग्जिस्ट करने के लिए द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन एग्जिस्ट इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर के कंपोनेंट्स किसी भी प्रोपोर्शन में हमारे साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है दे हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज। इसी तरह कंपाउंड की भी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है, जबकि मिक्सचर की हमारे पास नॉट डेफिनेट प्रॉपर्टीज। अच्छा, एलिमेंट की भी खास प्रॉपर्टीज होती है, कंपाउंड की भी खास प्रॉपर्टीज होती है, और मिक्सचर की हमारे पास खास प्रॉपर्टी नहीं होती। मिक्सचर की हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। अच्छा, इनके सेपरेशन की तरफ आते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। एलिमेंट को हम फिजिकल मेथड से भी और केमिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है तो इनके दरमियान हमने एक बैरियर लगा लिया। आधे हाइड्रोजन इस तरफ हो गए, आधे हाइड्रोजन इस तरफ हो गए, तो हमने क्या किया, एलिमेंट को फिजिकली सेपरेट किया। इसी तरह एलिमेंट को केमिकली भी हम सेपरेट कर सकते हैं, रिएक्शंस के थ्रू भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, जबकि कंपाउंड को सिर्फ ही हम केमिकल मेथड्स से ही सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है, लेट्स सपोज H2O है, इसको अगर H2O को हम एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस का सहारा लेना होगा। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। अच्छा, दूसरी तरफ हमने चाक को पानी में डाला हुआ है। सो चाक नीचे बैठ जाएगा, पानी को हम ऊपर से हटा लेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, चाक खुद ब खुद नीचे बैठ गया और पानी को हमने ऊपर हटा लिया। सो ये क्या होगा, फिजिकल मेथड से ही हम इसके लिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं हो पड़ती। सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो सोडियम, आयरन, कॉपर, ये हमारे पास एलिमेंट्स की एग्जांपल है। और कंपाउंड्स की एग्जांपल में मैंने आपको दे दी H2SO4, ZnCl2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड्स के एग्जांपल है। और यही मिक्सचर की एग्जांपल है मड इन वाटर, चाक इन वाटर, क्ले इन वाटर। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्केल। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनेशन बताओ बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्केल। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए, डिफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप सबसे पहले समझो। आप दुकानदार के पास चले गए, आप उसे कहते हो कि मुझे 3 किलो चीनी दो, तो वो क्या कर लेता है, 3 किलो वाले पत्थर उस स्केल पे रख लेता है और उसको रिलेटिव लेके उसके बेसिस पर आपको चीनी दे देता है। इसी तरह हम जब एटम्स को मेजर करते हैं, एटम का वेट लेते हैं, तो एक तरफ हम 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ले लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये एक कार्बन एटम है, इसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सही है। अब इस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12।
इसको हम कहेंगे AMU। सोडियम की मेजरमेंट हम करते हैं, ये एक स्केल है, सही है। एक तरफ हमने सोडियम लिया, अच्छा, दूसरी तरफ हमने AMU को रखा। हमने जब 23 AMU रखे तो ही हमारे पास ये स्केल लेट्स सपोज बैलेंस हुआ। तो हमने कहा कि सोडियम का मास है 23 AMU। सोडियम का एटॉमिक मास हमने 23 AMU ले लिया। सो जो सोडियम का मास हमने लिया वो किसके बेस पे लिया? वो हमने 123 AMU कार्बन के का जो 12वां हिस्सा है उसे 23 मर्तबा में लाया और हमने यहाँ इस पे रखा, तभी जाके ये दोनों स्केल हमारे पास बैलेंस हुए। तो जो सोडियम का ये जो मास आया है ये रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आया है। ये क्या है? ये एक हिस्सा क्या है कार्बन का? ये 1/12 मास है कार्बन 12 का। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द मास ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका जो मास है ये है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ sodium. So the mass of an element relative to 1/12 mass of carbon 12 is called relative atomic mass. I hope मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें कहा गया है कि आप हमें डिफरेंस बता दो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान। सो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम डिफिनेशन करें, सो इट इज अ फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो between atoms of element in compound, जबकि molecular formula shows the actual number of element, shows the formula which shows the actual number of atoms of an element in a compound, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए हमारे पास ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हमारे पास कंबाइन हो गए। अच्छा, इसके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल रेशियो है 6 1 * 6, 6 2 * 12, 6 1 * 6, 1:2:1। इसके दरमियान ये क्या है? ये है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH2O। ये हमारे पास इनके दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो है। जो ये सिंपलेस्ट होल रेशियो है CH2O, ये जो सिंपलेस्ट होल रेशियो है इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए इससे हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास फाइंड नहीं कर सकते, जब से के मॉलिक्यूलर फार्मूला थे हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है 6 को हम 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है जो कि 16 है। सो 6 × 16। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला विल गिव अस एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास। जबकि अगर इफ की हम कैलकुलेशन कर लें तो इसकी कैलकुलेशन से जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो सही नहीं होगा। एम्पिरिकल फार्मूला से जो हम मॉलिक्यूलर मास हासिल कर सकते हैं वो सही नहीं होता। सो वी कैन से दैट
it do not give us the molecular mass. Do not give us molecular mass. मतलब एम्पिरिकल फार्मूला से जो हम इसकी कैलकुलेशन से जो हम मॉलिक्यूलर मास हासिल कर सकते हैं वो सही नहीं होता, वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो हम मॉलिक्यूलर मास हासिल करते हैं वो एक्यूरेट होता है. सो इट डू नॉट गिव अस एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास, बल्कि जब ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव अस द एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास. इसका जो थर्ड डिफरेंस ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला डू नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट. It do not show actual number of element. On the other hand, जो molecular formula है, it shows the actual number of element. जो empirical formula है it do not shows the actual number of element, while on the other hand molecular formula जो हमारे पास होता है it shows the actual number of element. I hope मैंने empirical formula और molecular formula के दरमियान आपको differences clear कर दिए होंगे. अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड आयंस. और दूसरा में हमें कहा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन. इसको हमने एनालाइज करना है. एटम और उसके आयंस को, मॉलिक्यूल और उसके मॉलिक्यूलर आयन को हमने एनालाइज करना है. इनके दरमियान हमने डिफरेंस देखना है. सो देखिए, ये हो गया हमारे पास एटम और ये हो गया हमारे पास आयन. सही है. सो इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, इसकी जो सही डिफिनीशन होगी, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट तो नहीं कह सकते अब, लेकिन इट इज द स्मॉल फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, और वी कैन से इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. मैटर जब हमारे पास बनता है तो एटम्स हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास मिलकर एटम्स बनाते हैं. जबकि आयंस जब हमारे पास बनते हैं तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटम व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमारे पास बन गया NaCl. सो ये जो स्पीशीज हमारे पास बन रही है, दीज आर आयंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन atoms lose or gain electron. जब एटम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं या गेन कर लेते हैं, तब हमारे पास आयंस बनते हैं. जो हमारे पास एटम्स होते हैं, इट मे और मे नॉट बी स्टेबल, जबकि आयंस जो होते हैं हमारे पास, दे आर स्टेबल. समझाता हूं किस तरह. एटम्स जो होते हैं, क्लोरीन एटम हमारे पास स्टेबल नहीं होता क्योंकि इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है. इसी तरह हाइड्रोजन एटम हमारे पास स्टेबल नहीं होता, वो हमारे पास इनकम्प्लीट है. ये ज्यादातर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जबकि आयंस जो होते हैं, लेट सपोज सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गए, नाउ इट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसने वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से एक्सेप्ट कर लिया, उसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सो क्लोराइड आयन भी स्टेबल हो गया. और हमने कहा कि इट में ये स्टेबल भी हो सकते हैं. तो स्टेबल किस तरह होंगे? हेलोजेंस केस में. नोबल गैसेज जो होती हैं हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनके केसेस में ये हमारे पास स्टेबल होते हैं. सो वी कैन से दैट एटम्स मे बी स्टेबल. फॉर एग्जांपल, इजी एटम कैन बी स्टेबल. हीलियम, आर्गन, दे आर एटम्स एंड दे आर स्टेबल. एंड और मे नॉट बी स्टेबल. Cl, हाइड्रोजन, सोडियम, ये हमारे पास क्या है? ये अनस्टेबल है, जबकि ये स्टेबल है. और जो आयंस होते हैं, दे आर स्टेबल, क्योंकि आयंस बनते ही इसलिए है ताकि एटम स्टेबिलिटी हासिल कर ले. अच्छा,
जो एटम्स होते हैं दे आर बेसिकली न्यूट्रल स्पीशीज, इन पर कोई चार्ज नहीं होता एटम्स पर, जबकि आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज। और इनका जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि इन एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ protons. On the other hand, in ions, number of electrons is not equals to number of protons. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होते आयंस के केस में, जबकि एटम्स के केस में ये पॉसिबल है। एटम इसलिए न्यूट्रल होते हैं ताकि क्योंकि इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम तादाद में होते हैं। आयंस न्यूट्रल इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम तादाद में मतलब सेम प्रोपोर्शन में नहीं होते। एग्जाम्पल मैंने आपको दी, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 17 प्रोटॉन रह गए। इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं आयंस के, जबकि एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, अब आते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान डिफरेंस। सेम ही बात है, बस सिर्फ डिफिनीशन थोड़ी सी अलग लिख लेंगे। मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान अब हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more atoms combine and they exist in free form. Molecule is a species which is formed by the combination of atoms formed by combination of atoms and can exist in free form. For example, H2, Cl2, F2, H2O, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं और एटम हमारे पास कंबाइन हुए हैं इसमें। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। हाउएवर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, फॉर्म व्हेन ए molecule lose or gain इलेक्ट्रॉन। जब ये हमारे पास तब बनते हैं जब मॉलिक्यूल हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास लॉस कर लेते हैं। ये हमारे पास अनचार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, जबकि ये हमारे पास चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। अच्छा, इसके अगर एक और डिफरेंस इसका ये है कि हमारे पास इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास number of protons will not be equals to number of electrons। मतलब मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होंगे। जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास ये हमारे पास स्टेबल होगा, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो होगा हमारे पास वो अनस्टेबल होगा। These were the main differences between molecule and molecular ion, atom and ion. I hope मैंने क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर दिए होंगे। अच्छा, हमें फिर लास्ट में कहा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। आयन और फ्री रेडिकल में आप हमें डिफरेंस बता दो। तो बस हमने तो भी कसम खा रखी है कि बस इसको भैया हमने पढ़ के जाना है, लाइन खींच लेंगे एक और लंबी करके।
तो और हम आपको बता देंगे आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान फर्क। देखिए, आयंस जो होते हैं हमारे पास, दे आर चार्ज स्पीशीज, दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दे आर चार्ज स्पीशीज formed when an atom lose or gain electron. However, जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, they are न्यूट्रल स्पीशीज। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। जो आयंस होते हैं उनमें हमारे पास जो ये आयंस हमारे पास बेसिकली स्टेबल होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑन द अदर हैंड हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं और ये आयंस क्यों स्टेबल होते हैं? इसलिए आयंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 2 2। सही है। इसी तरह जो क्लोराइड जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे पास इनमें अनशेयर्ड, वी कैन से दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, किस तरह? क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम इस तरह, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये अनपेयर्ड है। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड है। सो जो हमारे पास आयंस होते हैं, इन आयंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, हाउएवर इन फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड। आयंस को हम शो करते हैं, वी रिप्रेजेंट आयंस बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन सिंबल। हम जब आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आयन के ऊपर हम Na+ लगा लेते हैं, Cl- लगा देते हैं। इस तरह हम आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वी रिप्रेजेंट a free radical with a dot on atom। एटम पर डॉट की सूरत में हम फ्री रेडिकल को शो करते हैं। सही है। अच्छा, इसके एक और डिफरेंस अगर मैं आपको बता दूं तो आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होते, जबकि फ्री रेडिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फ्री रेडिकल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि क्लासिफाई केमिकल स्पीशीज फ्रॉम गिवन एग्जांपल। एग्जांपल्स तो खैर हमें नहीं दी गई, लेकिन हमें कहा गया है कि क्लासिफाई केमिकल स्पीशीज। आपने केमिकल स्पीशीज को क्लासिफाई करना है। अच्छा, केमिकल स्पीशीज को आपने किस तरह क्लासिफाई करना है? जब कोई अगर एक होगा तो हमारे पास अगर हीलियम का हमें सिंबल दिया गया हो तो हम कहेंगे कि ये एटम है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का सिर्फ सिंबल दिया गया हो तो हम कहेंगे कि ये एटम है। इसी तरह सोडियम का अगर हमें सिर्फ सिंबल दिया गया हो हम कहेंगे एटम है, लेकिन अगर इस पर सिंबल पर कोई चार्ज हो तो हम कहेंगे कि ये आयन है। एक सिंबल पर अगर कोई चार्ज हो, एक एटम पर कोई चार्ज हो तो हम कहेंगे कि ये आयन है। अब 2 या 2 से ज्यादा एटम हमारे पास कंबाइन हुए, H2O, Cl2, H2SO4, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम हमारे पास कंबाइन हुए हैं और इसके बावजूद इन पर कोई चार्ज है, SO4-2, CO3-2, तो ये चार्जेस हमारे पास क्या शो करती है? ये शो करती है मॉलिक्यूलर आयंस। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम हमारे पास कंबाइन हुए हो और इन पर कोई चार्ज हो तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस शो करते हैं। अब अगर कोई एक एटम हो और इसके ऊपर इस तरह का डॉट लगा हुआ हो तो ये हमारे पास शो करते हैं, इट शोज फ्री रेडिकल।
ये हमारे पास फ्री रेडिकल शो करता है। सो ये हमारे पास एटम शो करते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरह शो होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन इस तरह शो होते हैं और फ्री रेडिकल इस तरह शो होते हैं। इसी तरह आपने एग्जांपल्स में भी इसी के बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, हमें कहा गया है कि हमें एग्जांपल्स तो नहीं दी गई, लेकिन अगर आपको बुक में, आपके रिलेटिव बुक में कोई भी एग्जांपल्स हुए दी हो और आपको कहा गया हो कि आप इसे एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई कर लो, तो इससे पहले हमने एलिमेंट और कंपाउंड की डिफरेंशिएशन पढ़ ली, लेकिन अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो आपने जहन में ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास सेम ही एटम्स का कॉम्बिनेशन हो तो वो हमारे पास एलिमेंट कहलाएगा। अब H2 हमारे पास 1000 तादाद में मौजूद हो, सही है, इसी तरह हाइड्रोजन हमारे पास 1000 तादाद में मौजूद हो, 10,000 तादाद में मौजूद हो, जब हमारे पास सेम ही एलिमेंट होंगे, सेम एटम्स होंगे, वो हमारे पास एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब जब हमारे पास 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, H2O, NH3, ये हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास डिफरेंट एटम्स हमारे पास कंबाइन हुए हैं। जब हमारे पास डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। इसी तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी, सिंगल ऑक्सीजन हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर सिर्फ ऑक्सीजन है तो हमारे पास एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह सिर्फ आयरन है, सिर्फ सोडियम है तो हमारे पास एलिमेंट कहलाएंगे। अब अगर इनके साथ कोई और चीज कंबाइन हुई है, सोडियम के साथ क्लोरीन कंबाइन हुआ है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है H2:1 में, H2O हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। अब हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। इसी तरह हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरी जाने मन, मतलब मेरे बच्चों, अपने वालिदैन के प्यारे प्यारे बच्चों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास टू मोल। अब देखिए, हमें कहा गया है कि आप ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास को आप मोल के साथ रिलेट कर लें। सबसे पहले आप समझ लें कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम फार्मूला मास क्या है। फिर हम समझेंगे मोल का कॉन्सेप्ट कि मोल क्या है और ये दोनों किस तरह एक ब्रिज के जरिए एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बस सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें, रट्टे के लिए आपको गाइड्स मिल जाएंगे। देखिए, ग्राम एटॉमिक मास, जब हम एटॉमिक मास लेते हैं, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट व्हेन टेक इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। लेट्स सपोज हमारे पास एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU। एटॉमिक मास की डिफिनेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास हमारे पास ऑक्सीजन का है 16 AMU। अब अगर इस एटॉमिक मास को हम ग्राम में लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब हम किसी मॉलिक्यूल का मास H2O 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18। इसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो है 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका जब मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूलर मास को जब हम, ये मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का, अब व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन व्हेन टेकन इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास। देखिए, मॉलिक्यूलर मास हम यूज करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, ग्राम फार्मूला मास हम यूज करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। When the formula mass of ionic compound when taken in gram is called ग्राम फार्मूला मास। H2O हमारे पास मॉलिक्यूल है तो इसके लिए हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जबकि NaCl हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। सो आयोनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं ग्राम फार्मूला मास। देखिए, सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला मास है वो है 23 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू
58.5 AMU। इसका जो फार्मूला मास है आयोनिक कंपाउंड का वो है सोडियम क्लोराइड का, वो है 58.5 AMU। अब इस फार्मूला मास को जब हम ग्राम में लेंगे 58.5 AMU की जगह अगर हम यहाँ ग्राम लगाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा ग्राम फॉर्मूला मास। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास किसे कहते हैं। अब मोल किसे कहते हैं? मोल इज बेसिकली हमारे पास ये एक टर्म है जो हम यूज करते हैं। हम डोजन यूज करते हैं, एक दर्जन। जब हम दुकानदार को कहते हैं कि हमें एक दर्जन केले, तो क्या देता है हमें 12 केले देता है। इसी तरह हम किसी फ्रूट्स वाले के पास चले जाते हैं, हम उसे कहते हैं कि आप हमें एक दर्जन कीनू दो, तो वो हमें 12 कीनू दे देता है। अच्छा, आप किसी दूसरे दुकानदार के पास चले गए और आपने उसे कहा कि मुझे आप एक दर्जन अंडे दो, तो आपको 12 अंडे दे देता है। इसी आपने कभी देखा है कि आपने किसी को कहा हो कि मुझे एक दर्जन कीनू दो, उसने आपको 6 कीनू और 6 केले दिए हों? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ये डोजन हमारे पास ऐसा लफ्ज है, डोजन जिसे हम दर्जन कहते हैं, ये हमारे पास यूज होता है 12 सिमिलर थिंग्स के लिए। इसी तरह ग्रोस हमारे पास यूज होता है 144 सिमिलर थिंग्स के लिए। इन सच वे मोल हमारे पास यूज होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। सिमिलर पार्टिकल जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक मोल है। देखिए, अगर हमारे पास ये एक दुनिया है, अगर हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 दुनियाएं होती तो हम कहते कि दुनियाओं का एक मोल है। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि मोल किसे कहते हैं? बिल्कुल, ये एक टर्म है डोजन और ग्रोस की तरह, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह देखिए, हम जब 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसको वेट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास 16 ग्राम के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सोडियम क्लोराइड ले लें और उसका मास हम फाइंड कर ले, तो वो हमारे पास बराबर 58.5 ग्राम के। इसी तरह अगर हम 6.023 मल्टीप्लाई 6.022 है बेसिकली, ये 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स ले लें H2O के, तो वो हमारे पास कंबाइन होंगे 18 ग्राम के। आप समझ रहे हो इस ग्राम और मोल का रिलेशन? So we can say that gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass is called mole. ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को हम मोल कहते हैं, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेशन में है, देखिए, अब मोल की बात आ ही गई है तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो कि काफी कम लोगों को पता होगा। देखिए, आपने पेरेंट्स डे का नाम सुना होगा, वैलेंटाइंस डे का नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी मोल डे का नाम सुना है? जी हाँ, ये डे मनाई जाती है इटली में, और ये डे मनाई जाती है 6:02 AM से PM तक, और ये हमारे पास जिस दिन मनाई जाती है वो 23rd of October 6 AM to 6 PM मनाई जाती है। तो अक्टूबर साल का 10वां महीना होता है एंड 23rd of October हुई। ये क्या बन गया? ये तो एवोगाड्रो नंबर बन गया बे। एवोगाड्रो, जी हाँ, एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे ये उसके ऑनर में ये रखा गया है। एवोगाड्रो किंगडम ऑफ सर्डेनिया के सिटीजन थे फॉर 68 ईयर्स, और किंगडम ऑफ सर्डेनिया अभी हम इसे इटली के नाम से जानते हैं। तो
ये देखिए, ये हमारे सब्जेक्ट की खूबसूरती है। हम मतलब इसे शो ऑफ नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे सब्जेक्ट की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि हम तारीख में नंबर छुपा के रखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is describe how Avogadro number is related to a mole of a substance। इसमें हमें कहा गया है कि आप हमें बताओ कि ये एवोगाड्रो नंबर किस तरह मोल के साथ रिलेट करता है। देखिए, मोल हमारे पास क्या है, जिस तरह डोजन हमारे पास एक लफ्ज है जो 12 सिमिलर थिंग्स के लिए यूज होता है, ग्रोस हमारे पास एक लफ्ज है जो 144 सिमिलर थिंग्स के लिए यूज होता है। इसी तरह मोल हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सिमिलर थिंग्स के लिए यूज होता है। मतलब अगर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते तो हम कहते कि इट इज 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अच्छा, मोल की तो समझ आपको आ गई। अब आते हैं एवोगाड्रो नंबर पर। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास इट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास क्या है, एवोगाड्रो नंबर को हम इन ए से डिनोट करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.022 multiplied by 10 to power 23 particles। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसमें हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मोल में हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to power 23 सिमिलर पार्टिकल जब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको मोल कहते हैं, और इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने क्लियर कर दिया होगा, सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। हमें कहा गया है कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास में आप डिफरेंस बताओ। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन करें, सो द मास ऑफ एटम विल टेकन इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जब हम किसी एटम का मास ग्राम में लेते हैं उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, जब हम किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लेते हैं, इन द मास ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन टेकन इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब हम किसी मॉलिक्यूल का मास mu की जगह ग्राम में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह when the mass of formula unit of ionic compound is taken in gram is called gram formula mass। जब हम formula in the atomic mass, when the formula mass को जब हम ग्राम में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। देखिए, ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास एटम्स के लिए यूज होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए मेनली यूज होता है। ग्राम फार्मूला मास हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। ग्राम एटॉमिक मास में अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं आपको, तो ऑक्सीजन हमारे पास एक एटम है, इसका एटॉमिक मास 16 AMU है। अब इस 16 AMU की जगह अगर हम ग्राम लगा लें, इस 16 AMU की जगह अगर हम ग्राम लगाए तो हमारे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात कर लें तो मॉलिक्यूल हमारे पास, मॉलिक्यूल की एग्जांपल H2O है, और H2O में हमारे पास जो H2O का मास है वो है 18 AMU। अब AMU की जगह अगर हम
ग्राम लगा ले तो हमारे पास बन जाएगा ग्राम मोलिक्यूलर मास। इसी तरह सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल है, इसका मास है 58.5 AMU। अब AMU की जगह हम अगर ग्राम लगा ले, इस आयोनिक कंपाउंड की AMU की जगह अगर हम ग्राम लगा ले तो हमारे पास बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। ये इसका मेन डिफरेंस है। अच्छा देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि change atomic masses, molecular masses in formula masses into gram atomic mass, gram molecular mass in gram formula mass। देखिए हमें लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एटॉमिक masses को ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास में कन्वर्ट कर लें। देखिए एटॉमिक मास के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमें कहा गया कि एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास इन फॉर्मूला मास को आप ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हमारे पास 16। ये हमारे पास AMU में है। अब अगर कोई हमें कहे कि इस AMU को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं आपको इसके रिलेशन बताता हूं। 1 ग्राम हमारे पास बराबर होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स की, मतलब 23 AMU। 1 ग्राम हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 AMU के बराबर होता है। 1 AMU हमारे पास बराबर होता है 1 डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 ग्राम। सही है। अब अगर आप 1 को 6 पर डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। 1 AMU आपके पास 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम के बराबर है। अच्छा अब इस ऑक्सीजन को हम 16 को इस तरह लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU, इससे यही 16 AMU आएगा। अब इस AMU की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। 16 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे ख्याल में इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23। इसी तरह मोलिक्यूलर मास की अगर हम एग्जांपल ले लें तो मोलिक्यूलर मास की हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मोलिक्यूलर मास हमारे पास, एक ऑक्सीजन हमारे पास 16 है तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास 32 बनेंगे, 32 AMU। अच्छा इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस AMU की जगह 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। इसकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर ले तो आपसे आपके पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक, मतलब आप खुद कैलकुलेशन कर ले, इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23 ग्राम इसका आंसर आता है। इसी तरह फार्मूला मास की अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl की बात कर ले जो कि 58.5 AMU है, तो इस AMU को हटाने के लिए बस वही सेम ही चीज है, 58.5 को आप 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -24 में ज़रब दें। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपके पास, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -23। तो हमने ये क्या किया, हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को ग्राम में कन्वर्ट किया। आई होप आपको इस SNO बेस्ड क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन कहीं नहीं गया, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिलों का ख्याल रखें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।